हेलो, नमस्कार। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की थर्ड बुक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हिंदी मीडियम वाली क्लास थी वो अपने कल अपलोड हो गई और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वही क्लास इंग्लिश मीडियम में। बोथ मीडियम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को अपन बोथ मीडियम में स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी मीडियम की क्लास हो चुकी है। हिंदी मीडियम के जितने भी मेरे भाई हैं वो क्लास देख सकते हैं। और यह क्लास बेसिकली मैंने इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए रखी है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए अपन ये क्लास जारी रखेंगे और दोनों ही क्लासेस की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट जल्द ही मिल जाने वाली है। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और किन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविकता में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कितने बुक अपने सेकेंड ईयर में है, जो भी अपनी तमाम प्रकार की जितने भी माइंड में आपके सवाल उठ रहे हैं सभी का सॉल्यूशन होने वाला है, सभी का सॉल्यूशन निकलेगा। तो दोस्त, जैसा कि सेकेंड ईयर में अपने आप सभी को पता होगा अपने 3 बुक हैं। फर्स्ट बुक है थर्मोडायनेमिक्स की, सेकंड बुक है मैथमेटिकल की और थर्ड बुक अपनी थर्मोडायनेमिक्स की है। यानी अपन बोल सकते हैं थर्ड पेपर। और पेपर थर्ड थर्मो जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वही अपन स्टार्ट करने वाले हैं और जल्द ही बाकी बचे 2 पेपर के ऊपर भी अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन थर्ड पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यूनिट्स की अगर बात करें तो आपको मैं बता दूं 4 यूनिट अपने कुल हैं। प्रत्येक यूनिट में 2-2 चैप्टर हैं, यानी हर एक यूनिट 2 चैप्टर से मिलकर के बनी हुई है। और अगर कुल बुक की बात करें तो कुल 8 चैप्टर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, बात करें कि किन चीजों के बारे में अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने 12th में पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, या ट्रांजिस्टर वगैरह आपने पढ़ाई है, गेट वगैरह का चैप्टर, जो वो बहुत ही मतलब टॉपिक थे मैं बोलूं। और यहाँ पे पूरा उनका एनालिसिस है, यानी पूरा एक एक चैप्टर है। जैसे गेट का जो वहां पे छोटा सा चैप्टर था, पूरी एक यूनिट का एक चैप्टर गेट के चैप्टर को कवर कर रखा है। और उसका जो सेकंड पार्ट है वो ऑसिलेटर का है, जो कि अपन ने लिए थोड़ा नया है, उसे भी अपन जानेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल स्टार्ट करें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। वास्तविकता में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, अपन जिस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस बुक के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन को उस बुक के बारे में थोड़ा बहुत पता हो। वास्तविकता में इसमें अपन पढ़ेंगे क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 शब्दों के मेल इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स से मिलकर बना हुआ है। और मैकेनिक्स को अपन मोशन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, मोशन की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है। मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स अपने 2 शब्दों के मेल इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स से मिलकर बना हुआ है। और मैकेनिक्स का जो अलग अर्थ अपन देखें तो मैकेनिक्स को मोशन शब्द भी प्रयोग में लिया जाता है मैकेनिक्स के लिए। अर्थात दोनों का अगर एक संयोजन रूप से कहें तो इलेक्ट्रॉन की गतिविधि या इलेक्ट्रॉन की गति, यानी इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ही और मोशन का अर्थ हो गया गति। अर्थात डेफिनेशन बन गई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली यूनिट और उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस। और सर्किट एनालिसिस बहुत ही शानदार चैप्टर है दोस्त। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर। आपको मैं बताऊं तो इसमें आप जैसे न्यूमेरिकल्स भी हैं तो बहुत ही लल्लू न्यूमेरिकल हैं, यानी इतने खास नहीं है। अपन कहें कि बहुत ही मतलब टफ चीज नहीं है। और वैसे तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो कि आपको लगे कि टफ है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी अगर आपने ध्यान दिया तो। और अगर वैसे ही है, अगर कहीं आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही टफ है, इसकी इक्वेशन हमें समझ में नहीं आती, बार बार इक्वेशन भूल जाते हैं,
तो अगर ऐसी कहानी आपने सुनी है, कहावतें सुनी है, और आपको अब भी लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हार्ड है, तो अगर देखो माइंडसेट ही हार्ड का बन गया तो फिर वो हार्ड ही रहेगी। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी आने वाली क्लासेज में आपको पता चल ही जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड है कि सिंपल है। और बिल्कुल आप मैं बोल रहा हूं, आप 5 से 6 क्लासेज आप लेकर के देखें, और 6 क्लासेज के बाद आपका खुद का दिल बोलेगा कि वास्तविकता में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सरल चीज है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दो शब्दों के मेल, इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स से मिलकर बना हुआ है। आप हेडिंग डाल लें यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट डाल लें जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस। तो सर्किट एनालिसिस हेडिंग डाल लें, और फिर उसमें लिखे भाई ये जो मेरे सामने है इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स। तो मैं यहाँ से कैमरे से हट रहा हूं, और इसको ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर ले भाई, और नीचे लिख ले, इसको ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लें, और नीचे भाई लिख भी ले कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखोगे मेरे भाई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है अपनी? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। वो अपनी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर? होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन करने में मेरे भाई ज्यादा समय अपन को नहीं लगाना है, नोट डाउन फटाफट करना है। बाकी में अपन देख लेंगे, बाकी अगर टाइम लग रहा है तो उसे देख लेंगे, समझने में पूरा टाइम बिताएंगे, तो नोट डाउन करने में मेरे ख्याल से कोई समय नहीं लेगा। जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कर लें, अपन आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अपन पढ़े, और उसमें पहले ही परिभाषा अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा की। तो अपन आगे चल रहा हूं मैं, और some important definition with the related to electronics। अब अपन बात करते हैं some important definition with related to electronics, जिसमें अपन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, सर्किट जानेंगे, नेटवर्क जानेंगे, नेटवर्क के कुछ टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स वगैरह। ऐसी जो बहुत ही सिंपल परिभाषाएं हैं, लेकिन थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक से अपन चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अपनी फिजिक्स की बात करूं, तो जितना बेसिक आप क्लियर करते चलोगे फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो बेसिक से चलेंगे, बहुत ही छोटी छोटी जो डेफिनेशन है उनको भी क्लियर करते चलेंगे। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आए तो उस वक्त उस तो को अपन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, वैसी कंडीशन कभी ना बने। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज की फ्लो होने की रेट है, जो चार्ज की आवेश की जो दर है प्रवाहित होने की, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इट्स डिनोटेड बाय आई, इसे आई से निरूपित करते हैं। आपको विदित होगा, आपने बहुत बार ये डेफिनेशन पढ़ी भी होगी, कहीं ना कहीं अपन ने देखा ही है। और जैसे 12th की बात करें तो पहला चैप्टर इसी से संबंधित था, विद्युत क्षेत्र से संबंधित था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, और इसकी इंटेंसिटी वगैरह अपन ने कैलकुलेट की थी। और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। जैसे माइनस क्यू आवेश वो था ना, माइनस क्यू चार्ज पे अपन ने इसकी इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां पे कैलकुलेट की थी। प्लस क्यू चार्ज पे आपने इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, वहां पे अपन ने बिल्कुल पढ़ाई था, पहली डेफिनेशन ही ये लिखी थी इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट में अपन देख सकते हैं कि किसी निश्चित टाइम पीरियड में कोई अपना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको भी अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। या फिर अपन अगर साधारण भाषा में बोले तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, अर्थात दोस्त अपन लिख सकते हैं कि कोई क्यू आवेश है, और उस क्यू आवेश में मैं क्या लिख सकता हूं कि मना कि कोई टी टाइम है, और टी टाइम में अपना क्यू आवेश फ्लो हो रहा है, तो एक यूनिट टाइम में
जो अपना आवेश प्रवाहित होगा वो Q अपॉन T हो जाएगा। और इसी को मेरे भाई अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। और इसका जो SI मात्रक होता है विद्युत धारा का, वो आप सभी को पता होगा एम्पियर होता है। इसका अपना जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विद रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विद रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और इसमें पहली ही डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में लिखें द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जल्दी से भाई फटाक से नोट डाउन कर लें। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट्स इज डिनोटेड बाय आई। और लिख रहे भाई लेट टी टाइम पीरियड में कोई चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, तो एक यूनिट टाइम पीरियड में जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा Q अपॉन T। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, आई बोलते हैं। आई क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाएगा। और वास्तविकता में अपने करंट का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका SI मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो दोस्त आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आई होगी। अभी मैं पेज आगे ले रहा हूं और दूसरी चीज अपन सर्किट के ऊपर जानेंगे। व्हाट इज सर्किट? 8th क्लास का एक बहुत ही शानदार चैप्टर है जहाँ पे अपन बल्ब लगाया करते थे, और वही सर्किट आज अपन बात करने वाले हैं। यानी अपन बोलते हैं कि द क्लोज पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। यानी जो करंट का क्लोज पथ है, जो धारा का बंद पथ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, वैसे अपन ने पढ़ रखी है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो सर्किट में लिख लें द क्लोज पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। द क्लोज पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। और सर्किट बना ले भाई। और वहां पे अपन बल्ब लगा रहे थे, मेरे ख्याल से यहाँ पे आज अपन रेजिस्टेंस लगा लें ताकि लगे भाई कुछ नया अपन ने सीखा है। पूंजी लगाना चाहें लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएं तो बात तो ठीक ही है, बात तो ठीक ही है। ये करंट आई प्रोवाइड कर दो, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। और ये करंट इसमें से इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर घूम के आ ही रही है। और कुंजी को चालू कर दो डॉट लगा के, और इसको अपन क्या बोल देंगे, सर्किट। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे मेरे भाई, सर्किट बोल देंगे। तो होपफुली आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा, मेरे ख्याल से आगे बढ़े। सर्किट को नोट डाउन कर लिया होगा। और सर्किट के बाद अपन जानते हैं नेटवर्क क्या होता है। देखो नेटवर्क होता है सर्किट का ग्रुप। यानी अगर नेटवर्क की अपन को डेफिनेशन देनी हो तो यानी द ग्रुप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड नेटवर्क। यानी अगर अकेला सर्किट आ रहा है ना, किसी भी अपन कोई भी डिवाइस ले ले या कहीं भी देख ले, अगर सर्किट अकेला आ रहा है तो वो तो सर्किट हो गया, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर सर्किट ग्रुप में आ जाए, जैसे 2 सर्किट एक साथ आ गई, 3 सर्किट एक साथ आ गई, तो कहीं भी 3 सर्किट जैसे एक साथ लगे हुए हैं, किसी भी डिवाइस में 3 सर्किट एक साथ लगे हुए हैं, तो अपन उनको 3 सर्किट ना बोल करके और फिर बोल देते हैं कि भाई ग्रुप में आ गया, तो अपन उन्हें कह देंगे कि ये एक नेटवर्क है। 2 सर्किट एक साथ आ गए तो फिर अपन उनको बोल देंगे कि ये क्या है, कि नेटवर्क है। तो नेटवर्क का डेफिनेशन क्या हो गया कि द ग्रुप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड नेटवर्क। अब बात करें, अगर ग्रुप सर्किट का ग्रुप बना ले, तो जैसे भाई 2 सर्किट एक साथ अपन बना ले, 2 सर्किट एक साथ बना लेंगे तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, नेटवर्क बोल देंगे। तो मेरे ख्याल से इसको नोट डाउन कर ले भाई, नेटवर्क। और नेटवर्क में ये डेफिनेशन हेडिंग डाल लें, और हेडिंग डालने के बाद इसमें नोट डाउन कर लें आप, और ये सर्किट बना लें। भाई एक तो प्रेरण कुंडली लगा दें, और वैसे युक्तियां देखो आपको जो मन करे वो लगा सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि मैंने प्रेरण कुंडली लगाई है तो आप भी प्रेरण कुंडली ही लगाएं। आप 2 बल्ब लगाना चाहें तो 2 बल्ब लगा सकते हैं, जो भी आपकी मन करे वो आप इसमें लगा सकते हैं। ये अपनी प्रेरण कुंडली एल हो गई।
और इसमें भाई धारा आई इसमें प्रवाहित हो ही रही है। और ये मान लो सोर्स E1 है अपना, भाई दो सोर्स लगे हुए हैं तो इसको E2 सोर्स मान लो, और E2 सोर्स में मान लो करंट I2 प्रवाहित हो रही है, और E1 सोर्स में अपने करंट मान लो I1 प्रवाहित हो रही है। इसमें तो अगर आप करंट I भी माने तो कोई उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर अच्छे अपन ने E2 सोर्स मान रखा है तो अच्छा यही होगा कि करंट को भी I2 माने तो थोड़ा अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है। और बाकी तो करंट है, ऐसे नहीं है कि E2 कुछ अलग करंट दे रहा होगा, E1 कुछ अलग करंट दे रहा होगा, करंट तो करंट ही है। अब देखो बात करें इसमें, जहां पे मैंने जैसे फर्स्ट सर्किट में, ये क्या हो गया अपना सर्किट फर्स्ट हो गया। आप यहाँ पे अगर समझ में आपको ना आए तो आप ये भी लिख लेना कि ये वाला तो क्या हो गया सर्किट फर्स्ट हो गया, और ये वाला क्या हो गया अपना सर्किट सेकंड हो गया। भाई यहाँ पे अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए, वैसे तो समझने वाली इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं भाई, लेकिन पहला सर्किट ये है। अब देखो जहाँ पे मैंने प्रेरण कुंडली यूज की तो आपका मन कर रहा है कि मैं बल्ब लगाऊंगा तो आप बल्ब लगा लो। जहाँ पे मैंने कैपेसिटर जो संधारित्र यूज किया, भाई प्रेरण कुंडली को बोलते हैं इंडक्टिव कोयल, तो इंडक्टिव कोयल की जगह आप बल्ब लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। जहाँ पे मैंने कैपेसिटर यूज किया तो कैपेसिटर की जगह आप कुछ और डिवाइस यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो नेटवर्क हेडिंग डाल ली, आपने सर्किट को नोट डाउन कर लिया, होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर एक बार देख लें, कर ले भाई नोट डाउन। ठीक है, अभी अपन आगे चलें और अब अपन नेटवर्क के टाइप्स के ऊपर बढ़े। टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स। अगर इलेक्ट्रिक सोर्स के बेसिस पे अगर अपन नेटवर्क के टाइप्स को देखें तो अपना नेटवर्क है वो कुल 2 टाइप्स का होता है। अब भाई अपन इलेक्ट्रिक सोर्स के बेस पे देख रहे हैं अपने नेटवर्क के टाइप को, तो इलेक्ट्रिक सोर्स की कहीं ना कहीं बात आएगी कि बेस ही उसको मान रहे, इलेक्ट्रिक सोर्स को ही बेस मान रहे हैं, तो बात इलेक्ट्रिक सोर्स के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो बात है कि जब ऐसा कोई भी एनी नेटवर्क इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्टिव नेटवर्क। यानी our network is two types. First one is active network and second one is passive network. एक्टिव नेटवर्क का मतलब ये हो गया, नाम से पता चल रहा है कि एक्टिव। एक्टिव कब होगा नेटवर्क अपना, नेटवर्क में जब करंट होगी तो वो एक्टिव होगा। भाई अपना नेटवर्क की बात कर रहे हैं, किसी भी सर्किट की बात कर रहे हैं तो उसमें करंट का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ी भागीदारी होती है। जैसे अपन एक इंसान की, एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में कितना आपको कोई वर्क करने के लिए दिया जाए कि भाई आपको ये वर्क करना है, तो अपन कब उस वर्क को और एक सेटिस्फाई तरीके से कर पाएंगे, एक संतुष्टि पूर्वक अपन उस वर्क को करें, तो अपने अंदर क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। भाई आपको एक बीमार व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि आपको 50 किलो वजन ढोना है, तो क्या वो ढो लेगा? नहीं ढोएगा, वो कहेगा कि भाई मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। अब इंसान को एनर्जी किससे मिलती है? इंसान को एनर्जी भाई भोजन से मिलती है, फूड वगैरह खाओगे तो एनर्जी मिलेगी ना। इसी प्रकार से अपने सर्किट में जो एनर्जी देने का काम है वो इलेक्ट्रिक सोर्स का है। इलेक्ट्रिक सोर्स अपनी कोई भी बैटरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो तो इलेक्ट्रिक सोर्स के रूप में अपन जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं वो है। एनर्जी क्या है वहां पे एनर्जी अपनी करंट है। तो अगर किसी सर्किट में एनर्जी है, करंट है, तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा। तो अब बात अपन नेटवर्क की कर रहे हैं, तो द नेटवर्क इन विच द पावर सोर्स इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्टिव नेटवर्क। यानी अगर अपना पावर सोर्स प्रेजेंट है तो वो हो गया एक्टिव नेटवर्क। एंड द नेटवर्क इन विच द पावर सोर्स इज एब्सेंट इज कॉल्ड पैसिव नेटवर्क। अगर अपना पावर सोर्स वहां पे एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, पैसिव नेटवर्क बोल देंगे। तो मेरे ख्याल से अपन ने नेटवर्क बना लिया। अभी आप मेरे को ये बताओ, जो मैंने नेटवर्क का आपको डायग्राम बनाया वो नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क था कि पैसिव नेटवर्क था? तो आप कहोगे भाई उसमें अपन ने दोनों ही सर्किट में और डिवाइस लगा रखी थी, इलेक्ट्रिक सोर्स लगा रखा था। इलेक्ट्रिक सोर्स लगा रखा था इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा था।
करंट फ्लो हो रहा था, मतलब करंट पावर सोर्स क्या था, प्रेजेंट था। और प्रेजेंट होने का सीधा सा अर्थ निकलता है कि वो क्या था, एक्टिव नेटवर्क था। वो क्या था, एक्टिव नेटवर्क था। तो एक्टिव नेटवर्क का तो आपने पढ़ लिया। पैसिव नेटवर्क में क्या होगा भाई, दोनों डिवाइसेज को हटा दो, E1 और E2 दोनों को हटा दिया तो करंट भी नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो अपना नेटवर्क क्या हो जाएगा, खंडर हो जाएगा या पैसिव नेटवर्क हो जाएगा। तो इसको हेडिंग डाल लो और एक बार देखें, अपन उसका डायग्राम भी बना ले, एक्टिव और पैसिव का डायग्राम भी बना ले तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। एक बार मैं हट रहा हूं ताकि आपको दोनों डायग्राम अच्छे से दिखाई दें। तो मैं हट रहा हूं 1 मिनट, और अब ध्यान से डायग्राम को देखोगे। भाई देखो, एक्टिव नेटवर्क का तो अपन ने बना लिया, तो मेरे ख्याल से वो ही बनाओगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो पिछले वाला डायग्राम था मेरे भाई, वो ही बना लो। एक्टिव नेटवर्क का जो पिछले वाला डायग्राम था वो ही बना लो एक्टिव नेटवर्क में। तो क्या था भाई, प्रेरण कुंडली जोड़ रखी थी और यहाँ पे एक डिवाइस थी ही, और दूसरे डिवाइस के स्थान पे अपन ने क्या जोड़ रखा था, दूसरे डिवाइस के स्थान पे अपन ने जोड़ रखा था कैपेसिटर। ये वाला माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये प्रेरण कुंडली एल हो गई, और ये वाला अपना क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये E2 हो गया सोर्स, और यहां से करंट दोनों में आई फ्लो करवा दो। जो भाई पीछे आपने बनाया वो ही बना लो, आपने जो पीछे बनाया वो ही बना लो। ये सोर्स E1 दे दो इसको, और I1 करंट इसमें पूरे में फ्लो हो रहा है, और सेकंड नेटवर्क, सेकंड वाला जो सर्किट है उसमें आप I2 करंट फ्लो करा दो और अपना क्लियर हो जाएगा ये नेटवर्क। अब अपन बात कर रहे हैं पैसिव नेटवर्क की। तो पैसिव नेटवर्क में भाई दोनों सोर्स हटा दो, दोनों सोर्स को गायब कर दो। तो सोर्स जैसे गायब होगा तो सीधा सेट इसमें बन जाएगा, ये प्रेरण कुंडली, डब्बा पैक, और फिर कैपेसिटर, और इसका भी डिब्बा पैक। ठीक है, ये अपना कैपेसिटर हो गया, ये प्रेरण कुंडली हो गई, और ये वाला जो अपना हो गया, ये इसको कह दो भाई सर्किट फर्स्ट है, और इस वाले को बोल दो भाई सर्किट सेकंड है। इसको बोल दो सर्किट सेकंड है। दोनों का डिब्बा पैक कर दिया, और इसमें एक में आप देखोगे एक्टिव वाले में दो सोर्स लगे हुए हैं जिसको अपन E1 और E2 बोल रहे हैं, और पैसिव वाले में जो सोर्स है वो नहीं है। पैसिव वाले में क्या नहीं है, सोर्स नहीं है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है मेरे भाई, यानी पैसिव वाले नेटवर्क में सोर्स नहीं है और एक्टिव वाले नेटवर्क में सोर्स है। बस बात दोनों की इतनी ही है। अब मेरे ख्याल से अपन को आगे बढ़ना चाहिए, और आगे अपन अब बात कर ले इलेक्ट्रिक सोर्स की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है। तो सोर्स और इलेक्ट्रिक दो शब्द है, दोनों शब्दों से आपको पता चल रहा होगा कि द डिवाइस वुड फ्लो इन द करंट, यानी जो धारा का प्रवाह करे। कोई भी ऐसी कोई भी डिवाइस है जो क्या करे, अलाउज ऑफ करंट इन द सर्किट, करंट को क्या करे, फ्लो होने के लिए क्या करे, सर्किट में अलाउ करे। या फिर अपन बोल सकते हैं कि द डिवाइस इन विच द अलाउज ऑफ करंट इन द सर्किट, कैसी भी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो वो क्या हो गई, अपनी इलेक्ट्रिक सोर्स हो गई। कोई भी ऐसा सोर्स जो करंट का क्या करे, फ्लो करे। कहां पे करेगा, वो सर्किट में करेगा। तो करंट का अगर किसी सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करे तो वो अपनी होगी इलेक्ट्रिक सोर्स। वो अपना मेरे भाई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब क्या हो गया, जो करंट का क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है किसी भी एनी सर्किट। तो किसी भी सर्किट में अगर करंट का फ्लो कर रहा है, करंट को अलाउ कर रहा है, तो उस डिवाइस को, सोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स कहते हैं। अब अपना इलेक्ट्रिक सोर्स भी दो प्रकार का होता है भाई, इलेक्ट्रिक सोर्स भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज करंट सोर्स एंड सेकंड वन इज वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है,
इसमें देखो करंट सोर्स का मतलब होता है कि अगर सोर्स के साथ अगर अपना इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, अगर द सोर्स इन विच द internal resistance is connected in parallel with the load resistance is called current source, and the source in which the internal resistance is connected in series with the load resistance is called voltage source. अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आए, मेरे ख्याल से वो दोनों वर्ड आपको समझ गए। अगर यहाँ पे अगर आप सीरीज और पैरेलल, ये दो, एक तो दो ये आए कि एक कोई भी सोर्स है और सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस कहीं पे पैरेलल में कनेक्टेड है, या फिर कोई सोर्स है और सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस कहीं पे सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो उसे अपन वोल्टेज सोर्स कह रहे हैं, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसे अपन करंट सोर्स कह रहे हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब अगर अपन बात करें कि पहली चीज तो पहला माइंड में सवाल तो ये उठा कि इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस तो क्या होता है, और फिर ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है। तो मेरे ख्याल से सीरीज और पैरेलल वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये दोनों चीजें ही अपन ने पढ़ रखी हैं। तो सीरीज और पैरेलल वाले में तो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, 10th क्लास में ही आ जाता है ये चीज को, और इसको भी अपन जान लेंगे, कोई खास बड़ी बात है नहीं इसमें। अब अपन पहले बात कर रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस ये दोनों क्या चीज है। इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वास्तविकता में खुद का सोर्स का ही रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल जो रेजिस्टेंस है अपना, वो वास्तविकता में सोर्स का रेजिस्टेंस होता है, और जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो फिर सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो रेजिस्टेंस होता है जहां पे अपन को करंट को पहुंचाना होता है। किसी भी डिवाइस से अपन ने जो करंट फ्लो करी वो किस डिवाइस तक पहुंचानी है। जैसे अपन ने सोर्स से करंट को फ्लो किया, सोर्स से अपन ने करंट को फ्लो किया, तो उस करंट को किस डिवाइस तक पहुंचाना है, वो जो डिवाइस है उसे कहते हैं लोड। और रेजिस्टेंस इसको इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है किसी भी करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करना, किसी भी करंट को रोकना। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। और दोनों को मिला दें तो लोड रेजिस्टेंस अपन नहीं बोलते कि कभी अपन ने अपने नाम भी सुना होगा, बहुत बार सुना होगा ऐसा एग्जांपल कि भाई लोड अधिक पड़ गया तो अपनी जो वायर है वो फॉल्ट हो गई। अपन बोलते हैं बेसिकली अपने घरों में, और ये चीज अपन अप्लाई भी करते ही हैं कि भाई लोड ज्यादा होने की वजह से जो अपना वायर था, जो इलेक्ट्रिक वायर था वो फॉल्ट हो गया, या इलेक्ट्रिक वायर जल गया। या कभी कभार ऐसा होता है कि अपन ने अधिक लोड की वजह से अपना जो ट्रांसफार्मर था वो फूट गया, ट्रांसफार्मर जल गया, ट्रांसफार्मर की कोयल जल गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुनते हैं। तो लोड का मतलब होता है, लोड का मतलब आप किसको मानते हो भाई? अपन कहते हैं कि अपन ने ज्यादा युक्तियां, अपन ने ज्यादा डिवाइस यूज कर ली, लोड यही तो हो गया ना कि अपन ने ज्यादा डिवाइसेस यूज कर ली, तो उसको ही तो लोड कहते हैं। जैसे अपन घरों में बोल रहे हैं, घर में अक्सर अपन अपने यूज करते ही हैं कि भाई वायर है वो हल्का है, तो ज्यादा लोड का जो युक्ति है, ज्यादा लोड की जो डिवाइस है वो मत जोड़ना। तो उसका मतलब क्या है, ज्यादा लोड का मतलब क्या है कि वो ज्यादा अधिक जो पावर है उसको कंजर्व करती है, उसको ऑब्जर्व करती है। अधिक पावर को क्या करती है, कंजर्व करती है। अधिक पावर को वो क्या करती है, लेती है। और अधिक पावर को लेती है तो भाई अपनी जो वायर है वो भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर से अपन ज्यादा पावर को क्या करें, फ्लो कर सके, वो ज्यादा पावर को झेल सके। तो ऐसा ही होता है। तो लोड का मतलब अपनी जो भी घरों में जितनी भी युक्तियां हैं, जितनी भी डिवाइसेज हैं, जैसे अपना फैन हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, जितने भी डिवाइसेज हैं वो तो है लोड। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो मैंने क्या बोला कि धारा को रोकने वाली चीज को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वास्तविकता में ये भी धारा को रोकने का ही काम करती है। जैसे फैन है, फैन में करंट आ रहा है तो फैन क्या कर रहा है, उस धारा को रोक रहा है। फैन में जो कॉपर का वायर लगा है, उस कॉपर का वायर रेजिस्टेंस का काम करता है। फैन का जो कॉपर का वायर है वो वास्तविकता में एक रेजिस्टेंस का काम करता है। वो वायर उस धारा को रोकता है।
और उसको इस प्रकार से परिवर्तित करता है कि वो घूमने लगता है। कॉपर का वायर क्या करता है, अपने आप को इस प्रकार से इस अपने जो ढांचा है उसमें इस प्रकार से फिट होता है कि वो क्या करता है, घूमने लगता है और अपन को हवा देता है, फैन बन गया। और ठीक इसी प्रकार से अपन बल्ब में देखते हैं, बल्ब में जो अपना वायर लगा होता है, तो जो टंगस्टन का वायर है अपने बल्ब में, तो वो क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। दोनों आप देखोगे जैसे दो सिरे निकले हुए हैं, दो सिरों के बीच में एक छोटा सा वायर, अपने माइंड में भी कभी कभार ऐसा ख्याल आता है कि यार अपन जैसे दो वायर है और दो वायर को अगर डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा, भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वायर जल जाएगा या फिर बहुत अधिक नुकसान अपन को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बल्ब में एक बहुत ही जो बहुत ही अपन बोल सकते हैं पतला वायर लगा होता है, बहुत ही महीन वायर जो लगा है, और उसकी वजह से, और वो इतना पावरफुल वायर होता है कि उसमें तो शॉर्ट सर्किट जैसी कोई समस्या बनती ही नहीं है। भाई आप देखोगे वो एक बहुत ही बहुत ही सूक्ष्म जो है वो लगी है वायर की, जो टंगस्टन का जो वायर है वो, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। वो उतनी धारा को क्या करता है, कंजर्व करता है, धारा को क्या करता है, कंजर्व करता है। और अपने उस बल्ब के शीशे में कुछ गैसेज भरी जाती हैं, तो उन गैसेज के संपर्क में आने से वो क्या होता है, गर्म होता है और प्रकाश देता है। ठीक इसी प्रकार से अपन हीटर वगैरह यूज में लेते हैं घरों में, तो हीटर में भी क्या करते हैं, दोनों वायर को आपस में क्या करते हैं, कनेक्टेड ही तो करते हैं। भाई वो जो पूरी स्प्रिंग सी है, पूरी स्प्रिंग में दोनों जो वायर हैं, दोनों उसके स्प्रिंग के दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों को अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड करते हैं। तो वो जो बीच का काम उसका क्या है, रेजिस्टेंस का काम करता है, वो धारा को रोकता है। और धारा को इस प्रकार से रोकता है कि वो क्या करता है कि नाइक्रोम का वायर होता है वो गर्म होने लगता है, वो हमें क्या करता है, हीट देता है। अब हीट देगा तो अपन उसका हीटर के रूप में यूज ले लेते हैं। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस का काम होता है। खैर अपन ज्यादा ही डेप्थ में चले गए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वास्तविकता में सोर्स का रेजिस्टेंस होता है। ये किसी भी धारा को या किसी भी लोड की किसी भी डिवाइस में नहीं पाया जाता है। किसी भी डिवाइस में ऐसा नहीं है कि कोई डिवाइस है और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस पाया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस वास्तविकता में अपने सोर्स का ही रेजिस्टेंस होता है। अर्थात आपके माइंड में आ रहा होगा कि सोर्स का काम तो है करंट को फ्लो करना, भाई सोर्स तो धारा का प्रवाह करता है, उसमें रेजिस्टेंस की क्या जरूरत है, या सोर्स में क्यों रेजिस्टेंस होगा, वो तो बेसिकली धारा को प्रवाहित कर रहा है और रेजिस्टेंस का काम तो धारा को रोकना होता है। फिर ऐसा क्यों, तो देखो ये अपन बात करें अगर किसी भी डिवाइस की, मैं यहाँ पे बैटरी की बात नहीं कर रहा, किसी सोर्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसी डिवाइस बनाना आज तक अभी संभव नहीं हुआ है जो 100% इफिशियंट हो। कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बनाई जा सकती जो 100% इफिशियंट हो। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो ऊष्मा को ग्रहण करके या एनर्जी को ग्रहण करके और उसे 100 रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे, ऐसी डिवाइस नहीं बनाई जा सकती। और ये कार्नो का एक कार्नो साइकिल, कार्नो इंजन, ये अपन आगे पढ़ेंगे। क्लासेस का भी एक कथन है, ये थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ेंगे, अपना फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है, वहां पे अपन पढ़ेंगे। ये कार्नो का एक कथन भी है, एक स्टेटमेंट भी है कि ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो एनर्जी को ग्रहण करके और उसे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनाई जा सकती। ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल की। दोस्त बात करें, एक वर्ड अपने आया सीरीज और दूसरा वर्ड आया पैरेलल। तो मैं बात करूं सीरीज की, एक तो सीरीज की बात करें तो सीरीज का मतलब होता है कि मानो ये अपने दो रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा हो गया, ये पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा हो गया, और ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा। अब अपन बोल रहे हैं इनको सीरीज में कनेक्ट करो, या फिर अपन बोले इनको पैरेलल में कनेक्ट करो, कैसा भी आप ले सकते हो। इनको कोई कहे कि भाई पैरेलल में इनको कनेक्ट करो,
तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा भाई, मैं इनको एक बार पैरेलल में कनेक्ट करके दिखा देता हूं, फिर अपन इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। किसी भी दो रेजिस्टेंस को आपको कहें पैरेलल में कनेक्ट करो तो उसका मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे कि पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है कि पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा, यहाँ पे मैंने दोनों रेजिस्टेंस में दोनों सिरे यहाँ पे डिनोट कर दिया कि पहला रेजिस्टेंस का ये देखो पहला सिरा हो गया और ये इसका दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा हो गया, ये पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस का क्या हो गया, दूसरा सिरा हो गया। तो ये क्या हो गया कि पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा किसी भी डिवाइस में या किसी सीरीज में पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, पहला रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से अगर आपस में कनेक्टेड हो और इस प्रकार का जो संयोजन होगा, इस प्रकार का जो संयोजन बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, पैरेलल संयोजन कहेंगे। और अगर यानी ये पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा, इनको तो आपस में अपन ऐसे कनेक्ट कर दे और पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को और दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दे और इनसे ये इस प्रकार का ये जो संयोजन बना, तो ये तो क्या हो गया पैरेलल। इस संयोजन को तो अपन क्या बोल देंगे मेरे भाई, पैरेलल। और अगर अपन बात करें सीरीज की, इसको मैं एक बार हटा दूं, और अगर अपन बात करें सीरीज की, एक बार इनको हटा देते हैं। अब देखो बात करें सीरीज की, तो सीरीज में मानो वही मैं दो रेजिस्टेंस ले लेता हूं और आपको बोल रहा हूं कि इन दोनों को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। मैंने इसको इसलिए बनाया कि ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, कनेक्ट करने में थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। ये मान लो अपना कोई रेजिस्टेंस है R1 और ये कोई R2, ये कोई भी दो रेजिस्टेंस ले सकते हैं अपन, Rin और RL ले सकते हैं। उनका मतलब भी मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन Rin से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको Rin से डिनोट करते हैं और जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको RL से डिनोट करते हैं। ये अपन कल आगे की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मान लो मैंने दो रेजिस्टेंस मान लिए R1 और R2 और आपको बोला कि भाई इनको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा है और ये पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा और ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा। अब इनको क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना। सीरीज में कनेक्ट करने का सीधा सा अर्थ यह है कि पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को मेरे भाई इनको, और इनको यहां पर बना दे अपन, अब ठीक रहेगा। अब आप ध्यान से देखना, इनको बोले कि पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट करा दे। ध्यान से देखना, जो रेड कलर है वो क्या निरूपित कर रहा है कि पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्टेड है और पहले वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से आपस में कनेक्टेड हो और इस प्रकार का जो संयोजन बने, तो इस प्रकार के संयोजन को अपन क्या बोलते हैं, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पैरेलल का मतलब होता है कि पहले प्रतिरोध का पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्टेड हो और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से आपस में कनेक्टेड हो और इस प्रकार का जो संयोजन बनेगा, तो उसको तो अपन कह देंगे पैरेलल संयोजन। और अगर अपन सीरीज की बात करें तो सीरीज का मतलब है कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, पहले रेजिस्टेंस का पहला रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से और पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से अगर आपस में कनेक्टेड हो, तो इस प्रकार के संयोजन को अपन सीरीज संयोजन बोलते हैं। होपफुली यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और दोस्त
समय अभी हमें इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, फिजिक्स को इसी प्रकार से एंजॉयमेंट तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।